लेकिन खेसारी लाल के अंदर एक राजनेता भी छिपा है, इसको क्यों दबा के रखा है आपने? ये समझ है मेरा। देखिए, राजनेता की बातें नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि मेरी उम्र बहुत छोटा है और मुझे टिकरीबाजी नहीं आती है। मैं एक सच्चा इंसान की तरह अपने जीवन को चलाया और मुझे कुछ कहने में, अगर मैं राजनेता होता तो शायद गुजरात के ऊपर नहीं बोल पाता। मैं आज आज़ाद हूँ, इसलिए मैं बोल पाया हूँ। नहीं, कोई राजनेता नहीं बोल पाया, एक भी नेता गुजरात के ऊपर नहीं बोल पाया। सबको अपनी कुर्सी बचाने की डर है। तो राजनेता आपके जीवन दुख सुख में काम नहीं आ सकता, इसलिए हमें खुद से स्टेप लेना पड़ेगा। अगर पब्लिक जागरूक हो जाए, जब तक जातीयता का झंडा दुनिया लेकर घूमेगी, तब तक दुनिया का कोई भी स्टेट विकास नहीं करेगा। तब ये बता दिए सर कि क्या खेसारी लाल जी चुनाव के दौरान किसी पार्टी विशेष के लिए पर्दे के पीछे से नैतिक या प्रत्यक्ष समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, अगर मुझे किसी को अपनाना है, अगर कोई मानता है कि खेसारी आप मेरे लिए काम करो, तो उसके लिए मैं गांधी मैदान जाऊंगा। मैं बोलूँगा कि पूरे दुनिया के सामने आप मेरे शर्तों को एक्सेप्ट करिए। मैं पूरी जनता के साथ आकर आपका हेल्प करूँगा, पूरी जनता आपके साथ हो जाएगी। लेकिन मैं लिखित रूप से आपसे लूँगा जो मुझे 38 ज़िला में 38 फैक्ट्रियाँ चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे फिल्म सिटी चाहिए। एक फिल्म सिटी बनने में कम से कम मुझे लगता है कि 10 से 12 लाख लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। होटल का सब्सिडी मिलेगा तो हिंदी से लेकर भोजपुरी से लेकर हर जगह की मूवी आएगी, बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक फैक्ट्री नहीं है। ये बताइए कि चंदा के पैसे से हम सिर्फ पूजा कर सकते हैं। चंदा हम भी मांगते थे, सरस्वती पूजा का चंदा, दुर्गा पूजा का, विश्वकर्मा पूजा का। हम चंदा से सिर्फ पूजा कर सकते हैं ना। तो केंद्र का पैसा आएगा तो सिर्फ कुछ खर्चे हो सकते हैं मेरे, बाकी के विकास नहीं हो सकता है। जब तक आपका राज्य का टैक्स नहीं होगा तब तक आप विकास नहीं कर पाएंगे। और बिहार में राज्य टैक्स कुछ है ही नहीं। एक बालू भी है तो बालू पे भी रोक लग जाता है, 4 महीने 5 महीने बालू बंद रहेगा। तो बताइए, जब हमारे राज्य में टैक्स ही नहीं है तो हमारा विकास कहाँ से होगा? हम इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी हमें गुजरात को बढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। हम गुजरात के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हम तो वहीं का विकास कर रहे हैं ना। किस फैसले से आप सबसे ज़्यादा खुश हैं? या शराबबंदी एक ऐसा फैसला माना जाए? देखिए, समस्या ये है कि शराबबंदी कोई ये छोटा मुद्दा है। शराबबंदी का मतलब हमारे यहाँ होता क्या है कि रोगी का रोग ठीक नहीं करना है, सीधे रोगी को मार देना है। मतलब ये है कि आज सबसे ज़्यादा गोवा में दारू पिया जाता है, गोवा में दारू पिया जाता है, सबसे ज़्यादा बॉम्बे में दारू पिया जाता है, कई शहरों में सबसे ज़्यादा दारू पिया जाता है। वहाँ क्यों बंद नहीं होता है? वहाँ रेप क्यों नहीं होता है? रीज़न ये है कि वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है। तो हम लोग कानून व्यवस्था अच्छी नहीं करते, हम रोगी को ठीक नहीं करते हैं, हम सीधे रोगी को ही मार देते हैं। अंतिम सवाल, नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? क्या लगता है दिल्ली में उनकी वापसी हो पाएगी आम सर, जनता ये के तो तौर नहीं, पे? ये देखिए, आम जनता के तौर पे विकास दुनिया को चाहिए, लेकिन हमारे अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुद से हमें संभालना पड़ेगा। हम लोगों को खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा। आज जातिवाद बहुत बड़ा रोग है हमारे देश में, जातिवाद बहुत बड़ा रोग है। कोई भी एक नेता किसी भी कास्ट का उठता है और उसको आरक्षण के नाम पे दुनिया को भड़का देता है, और वही आदमी कल चल के एक पोजीशन पा लेता है, उसके बाद वो आरक्षण की बातें नहीं करता। वो ऐसे, उसको माल मिल गए, उसको पोजीशन मिल गया, उसको कुर्सी मिल गई, जात के नाम पे वोट मिल गया, उसके बाद उस जात के लिए वो क्या किया है। कई सारे नेताओं को मैं देख रहा हूँ कि आरक्षण, आखिर आरक्षण क्यों चाहिए? हमें चाहते हैं कि एक छोटे कास्ट का आदमी अगर IPS है, एक छोटे कास्ट का आदमी अगर मास्टर है, तो उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? और आरक्षण हमारे देश का सबसे बड़ा रोग है। आरक्षण हटाने के लिए अच्छा स्कूल ज़रूरी है, तो हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा स्कूल हमें मिले तो हमें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पढ़कर अपने मंजिल को पा सकते हैं। और हर नेता ही करता है, आरक्षण के नाम पे लोगों को भड़काता है और लोग हाथ से उसे करते हैं। वो एक चुनाव आता है तभी आरक्षण की बातें होती है, सिर्फ अपना वोट पाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद वो आरक्षण की कोई बातें नहीं होती है। जिस पार्टी में हो जाता है, बस वो मंत्री बना, विधायक बना, कुर्सी मिली, उसके बाद आरक्षण की बातें नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जनता है जो उसकी बातों में आकर और हाथ से उसे करके अपनी जान देती है, अपनी पसीना बहाती है। आप झारखंड आए हुए हैं, क्या रघुवर दास जी से मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? क्योंकि बगल में ही CM आवास भी है, जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं। देखिए, मैं एक आम इंसान हूँ, एक कलाकार हूँ, और मेरे लिए हर पार्टी के लोग सम्मानित हैं, पूजनीय हैं। हर वर्ग के लोग मेरे अपने हैं, मेरे जीवन में हैं, और सबका प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा। तो हमें रोज़ी बहुत ज़रूरी होती है। रोज़ी नहीं होगी हम हमेशा बेकार रहेंगे। आज बिहार में रोज़ी होती
तो हम अपने घर से टिफिन लेकर जाते ना। हम आज गुजरात में 5,000 का कम से कम घर लेते होंगे किराए पे। अगर हमें 8,000 रुपये का सैलरी बिहार में ही मिल जाता तो शायद वो 5,000 रुपया हमारा बच जाता जो हम रूम किराया देते हैं। ये किसी को, हमें राम मंदिर चाहिए। घर में माँ बाप बड़े हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हीं को राम मानो ना, उन्हीं को सीता मानो ना। किसको सब फुर्सत है बताइए राम मंदिर में? एक हवा बह रही है कि आप संभवतः विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अरे नहीं, विधानसभा लोग दुनिया बोलने दीजिए, मुझे चुनाव से मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक जागरूक हो जाए, पब्लिक जाग जाए। खेसारी को चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से मेरा रोजी रोटी ऐसा नहीं कि बंद हो जाने वाला है। मैं आज सक्षम हूँ जो अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस गरीबी से यहाँ तक आया वो गरीबी बिहार में ख़त्म हो जाए। ये लोग गरीब को ही ख़त्म करते हैं। कोसी नदी जहाँ तक सवाल है, आज कितने लोग सीएम बने बिहार में, लेकिन एक आदमी कोसी नदी के बारे में, हम 1 साल कमाते हैं, अपना घर बनाते हैं और गंगा मैया 1 साल में अंदर उसको लेके चले जाती है। तो पूरा जीवन हमें घर बनाने में ही लग जाता है। कोसी नदी के से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, तो पूरा जीवन हम कोसी नदी के पानी में डूबे रहते हैं। 6 महीने वो हटता है, फिर हम अपना घर बनाते हैं, फिर गंगा मैया लेके जाती है। इसका कोई उपाय नहीं कर रहा है। हर आदमी कोसी नदी पे, जिस दिन कोसी नदी बन गया सबकी राजनीति खत्म। राम मंदिर जिस दिन बन गया उस दिन राजनीति खत्म। राम मंदिर नहीं बनाना है हमें, मस्जिद नहीं बनाना है, ना किसी को नमाज़ पढ़ने का टाइम है। हम घर में भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, हम घर में भी सीता माँ का और राम का पूजा कर लेते हैं। किसको टाइम है? माँ बाप को पूजो, वही हमारे लिए राम मंदिर। आप नीतीश से अच्छा बोलते हैं, तेजस्वी से भी अच्छा आपका स्पीच है। मेरा मानना देखिए, क्यों मेरा क्यों रोक रखा मैं कभी अंदर नेता के पॉलिटिशियन को? नहीं, अरे नहीं, आज ये पॉलिटिशियन बहुत गंदा चीज़ है। मैं जीवन में आज़ाद बन के जीना चाहता हूँ। और राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। काश एक स्कूल बन जाता तो उसमें हिंदू का भी बच्चा और मुसलमान का बच्चा भाई की तरह एक साथ बैठकर पढ़ते। लेकिन हमें राजनीति करना है, हमें राम मंदिर पे, इसलिए हम दुनिया को भड़का रहे हैं। और ये जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक हम ऐसे ही हाथ से उसे हर आदमी का झंडा लेकर घूमते रहेंगे और हमारा कोई विकास नहीं होने वाला है। तो इसलिए जनता को जागरूक, जो नेता गांव में जाए मार के भगाइए, मुझे ये चाहिए, तब वो नेता वादा करके जाएगा। और नहीं तो जिस दिन चाहे उस दिन सरकार। मैं किसी में मिलूंगा जरूर, ऐसा नहीं कि मैं किसी में मिलूंगा नहीं। मैं जो पार्टी मुझे अप्रोच करेगा मैं उसमें मिलूंगा, लेकिन मेरा शर्त होगा कि मुझे 38 जिला में 38 फैक्ट्रियाँ चाहिए, मुझे कोसी नदी चाहिए, मुझे फिल्म सिटी चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। मैं आपके साथ ऊपरी जनता। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।